नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, आपका परिवार भी ठीक होगा। कास क्लासेज का जो हमारा पूरा परिवार है वो स्वस्थ होगा। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होने वाली है। आप बस दिल और दिमाग थाम के बैठे रहिएगा। यदि आप नोट भी नहीं करते हैं तो भी आज आपको मालवा का पठार, बंगेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार और विंध्याचल पठार समझ में आएगा। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। सबसे पहले पॉइंट ये बनता है दोस्तों कि आखिर में पठार होता ही क्या है। पठार, जिसे आप प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, पठार किसे कहते हैं? धरातल से ऊंचा उठा हुआ वह भाग, धरातल से ऊंचा उठा हुआ वह भाग जिसकी ऊंचाई 700 से 800 मीटर है। धरातल से ऊंचा उठा हुआ वह भाग जिसकी ऊंचाई 700 से 800 मीटर होती है और जिसकी आकृति ऊपर से मैज की तरह चपटाकार होती है, जिसकी आकृति ऊपर से मैज की तरह चपटाकार होती है, पठार के नाम से, प्लेट्यू के नाम से जाना जाता है। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे मालवा का पठार। आज इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे बघेलखंड, बुंदेलखंड और विंध्याचल पठार। आप बिल्कुल हमारे साथ में बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। शानदार और जहर तरीके से लगभग 20 मिनट में हम ये वीडियो खत्म कर देंगे, ठीक है? और आपको बहुत कुछ जानकारी यहाँ से मिलेगी और आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ये हमें अंदाजा है कि आप पढ़ भी रहे होंगे, साथ के साथ में मेहनत कर भी रहे होंगे। तो दोस्तों, ये हमने एक छोटा सा मैप बनाया है, इस मैप के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ये हमारे पास में पड़ती है अरावली, ये हमारे पास में पड़ता है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। इसके बारे में भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको, नेक्स्ट ज्योग्राफी की क्लास होगी। छोटा नागपुर पठार ये हमारे पास में पड़ता है दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू, और ये हमारे पास में पड़ती है मध्यवर्ती उच्च भूमि, मध्यवर्ती उच्च भूमि। और आज इस वीडियो के अंदर हम मध्यवर्ती उच्च भूमि का ही जिक्र करेंगे। मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर स्थित है मालवा का पठार, बघेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार और विंध्याचल पठार। आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो ये जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है दोस्तों, इस मध्यवर्ती उच्च भूमि को दो भागों के अंदर बांटा गया है। मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है दोस्तों, इसको दो भागों के अंदर बांटा गया है, जिसमें नाम आता है उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि, उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि, और जिसमें दूसरा नाम आता है दोस्तों दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि। एक तो उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि है और एक दूसरा है दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले हम जिक्र करेंगे उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि, उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि। और इसी उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंदर नाम आता है मालवा का पठार, मालवा प्लेट्यू, मालवा का पठार। इस क्षेत्र के अंदर, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर भैया मालवा का पठार फैला है। ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र के अंदर मालवा का पठार फैला है। मालवा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द मालव से हुई है। संस्कृत भाषा का एक शब्द है मालव, उससे मालवा शब्द की उत्पत्ति हुई है और इस मालव का अर्थ होता है देवी लक्ष्मी का निवास स्थान। मालवा का पठार आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मालवा के पठार के बारे में जानेंगे। तो मालवा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के शब्द मालव से हुई है और इस मालव का अर्थ होता है देवी लक्ष्मी का निवास स्थान, देवी लक्ष्मी का निवास स्थान होता है। ये जो मालवा पठार है, ये एक तरीके से लावा पठार है। मालवा पठार एक लावा पठार है जिसका निर्माण ग्रेनाइट, जिसका निर्माण ग्रेनाइट व नीस चट्टानों से हुआ है। ये जो मालवा पठार है, इस मालवा पठार का निर्माण ग्रेनाइट और नीस जैसी चट्टानों से मिलकर हुआ है। इस मालवा पठार के उत्तर में, नॉर्थ में, मालवा पठार के उत्तर में अरावली पर्वत श्रृंखला, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, यहां पर विंध्याचल पर्वत श्रृंखला फैली है भाई। मालवा पठार के उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और पूर्व के अंदर बघेलखंड या बुंदेलखंड का पठार लगता है।
तो ये चीज भी आपने नोट करनी है कि इसके उत्तर में अरावली, दक्षिण में विंध्याचल, पूर्व में बघेलखंड या बुंदेलखंड का पठार लगता है, जिसे आप विंध्याचल पठार के नाम से भी जानते हैं। इसी वीडियो के अंदर आगे चलकर हम उनके बारे में बताएंगे। ये जो मालवा का पठार है, इस मालवा का पठार का लगभग 28% हिस्सा, मालवा पठार का लगभग 28% हिस्सा मध्य प्रदेश के अंदर पड़ता है। मालवा का जो पठार है, मालवा पठार, इसका लगभग 28% हिस्सा मध्य प्रदेश के अंदर है। मध्य प्रदेश का इंदौर, मध्य प्रदेश का ग्वालियर, मध्य प्रदेश का सीहोर, मध्य प्रदेश का भोपाल, मध्य प्रदेश का उज्जैन, उज्जैन, भोपाल, सीहोर, ग्वालियर, इंदौर, ये सभी मालवा पठार के अंदर स्थित शहर है। मालवा पठार के अंदर मध्य प्रदेश का उज्जैन पड़ता है, सीहोर पड़ता है, भोपाल पड़ता है, ग्वालियर पड़ता है, इंदौर पड़ता है। ये चीज याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के अंदर मालवा के पठार का 28% हिस्सा है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। इस मालवा पठार के ऊपर सबसे ज्यादा जो मिट्टी मिलती है वो मिट्टी मिलती काली मिट्टी। मालवा के पठार के ऊपर सबसे ज्यादा मिलने वाली मिट्टी है काली, और इस मालवा पठार के ऊपर सबसे ज्यादा फसल होती है कपास। आप सभी को ये पता होगा कि काली मिट्टी में सबसे ज्यादा फसल कौन सी होती है भैया? कपास की। और इसी कारण हम काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। काली मिट्टी के अंदर सबसे ज्यादा जो फसल होती है दोस्तों, वो कपास होता है, और कपास होने के कारण ही काली मिट्टी को हम काली कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा। अब ये जो मालवा का पठार है, मालवा का पठार है, इसका जो जल है, पानी है, वो कहां कहां पर गिरता है? तो मालवा के पठार का पानी अरब सागर के अंदर भी गिरता है, और मालवा के पठार का पानी बंगाल की खाड़ी में भी गिरता है। अब मालवा का जो पठार है, उससे निकलने वाली जो नदियां हैं उसमें नाम आता है चंबल, केन, बेतवा। मालवा के पठार से जो नदियां निकलती है उसमें नाम आता है चंबल, केन, बेतवा। तो मालवा के पठार से निकलने वाली नदी चंबल, केन, बेतवा यमुना की सहायक नदियां हैं। चंबल, केन, बेतवा यहां से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊपर से यमुना नदी आती है, और उस यमुना के अंदर चंबल, केन, बेतवा जाकर मिल जाती है। यमुना उन सभी का पानी लेकर इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, और वो गंगा सभी का पानी लेकर बंगाल की खाड़ी के अंदर चली जाती है। तो ये तो पता लग गया कि मालवा के पठार का पानी बंगाल की खाड़ी के अंदर भी जाता है। लेकिन मालवा के पठार का पानी जाता है कहां पर? अरब सागर में। नर्मदा, तापी और माही, नर्मदा, तापी और माही नदियां अपना पानी मालवा के पठार से लेकर आकर कहां गिराती है? अरब सागर के अंदर गिराती है। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। ये तो था कौन सा? तो आप बताएंगे मालवा का पठार, उत्तरी मध्यवर्ती उच्च भूमि। अब हम बात करेंगे दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि का। दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि है, इसके अंदर कौन कौन से पठार स्थित है? ये जो बच गया है ना दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये सारा दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि का क्षेत्र है। ये जो बच गया, ये सारा क्षेत्र, ये दक्षिणी मध्यवर्ती उच्च भूमि है, और इसके अंदर नाम आता है बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, या बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, या इन दोनों को मिलकर एक पठार बनता है जिसका नाम है विंध्याचल पठार। बघेलखंड, बुंदेलखंड और विंध्याचल पठार, ये जो पठार है बघेलखंड, बुंदेलखंड या विंध्याचल पठार, ये फैला है यूपी में, एमपी में, और ये फैला है छत्तीसगढ़ के अंदर। यूपी में, एमपी में, और कहां पर फैला है? छत्तीसगढ़ में। बघेलखंड, बुंदेलखंड और विंध्याचल पठार ये मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और छत्तीसगढ़ के अंदर ये पठार फैला है। ये जो पठार है, इसकी प्रमुख जो जनजाति है, इस पठार की प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है? तो आप बताएंगे गोंड और कोल। गोंड और कोल इस पठार की प्रमुख जनजाति है। विंध्याचल पठार या बुंदेलखंड या बघेलखंड, इस पठार की जो प्रमुख जनजाति है वो कौन सी है? गोंड और कोल है। इस पठार की औसत ऊंचाई, मतलब इस पठार की औसत ऊंचाई 150 से लेकर 1200 मीटर इस पठार की एवरेज हाइट है। औसत ऊंचाई 150 से लेकर 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। लेकिन ये जो बघेलखंड है, इस बघेलखंड को प्राचीन समय में
बघेलखंड को प्राचीन समय में दहाला के नाम से भी जाना जाता था। दहाला, बघेलखंड को प्राचीन समय में दहाला के नाम से जाना जाता था। और बुंदेलखंड को जैजाक भुक्ति, बुंदेलखंड को किस नाम से जाना जाता था? जैजाक भुक्ति के नाम से भी जाना जाता था। बुंदेलखंड को जैजाक भुक्ति के नाम से और बघेलखंड को प्राचीन समय में दहाला के नाम से जाना जाता था। मध्यवर्ती जो उच्च भूमि है, ये जो मध्यवर्ती उच्च भूमि है, इसका प्राचीन क्षेत्र रहा है कौन सा? बुंदेलखंड रहा है। तो ये सभी चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है, ठीक है। और ये जो बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, विंध्याचल पठार है, ये वाला, इसके अंदर आर्कियन क्रम की चट्टानें मिलती है। कौन से क्रम की चट्टानें मिलती? आर्कियन क्रम की। आर्कियन क्रम की चट्टानें यदि आप नहीं जानते तो हमने पृथ्वी का या भारत का भूगर्भिक इतिहास बताया था दोस्तों। भारत का भूगर्भिक इतिहास यदि आपने नहीं देखा है तो वहां पर वीडियो देखकर जाकर देख ले प्लेलिस्ट में। जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई थी, जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई थी तो सबसे पहले कौन सी चट्टानें बनी थी? तो आर्कियन क्रम की चट्टानें। इन्हीं आर्कियन क्रम की चट्टानों का रूप बदलता गया और अन्य अन्य चट्टानें बनती गई थी। जैसे कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो रूप अलग होता है, फिर बाद में सूरवीर क्रांतिकारी बनता जाता है, अलग अलग दिशाओं में चला जाता है। तो ऐसे ही जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई थी तो आर्कियन क्रम की चट्टानें बनी थी और वो आर्कियन क्रम की चट्टानें मौजूद है विंध्याचल पठार में, बुंदेलखंड या बघेलखंड के पठार में। तीनों एक ही नाम है, ज्यादा कुछ इसकी ज्यादा विशेषता नहीं है, अलग अलग बताने का वो नहीं है, लगभग एक सा ही है, ठीक है। उसके बाद में ये जो बुंदेलखंड या बघेलखंड या विंध्याचल पठार है, इसमें चूना पत्थर, इसमें चूना पत्थर और कोयला वगैरह भी मिलता है। चूना पत्थर और कोयला मिलता है। बघेलखंड, बुंदेलखंड या विंध्याचल पठार के अंदर चूना पत्थर और क्या मिलता है? कोयला मिलता है। चूना पत्थर और क्या मिलता है भैया? तो आप बताएंगे कोयला मिलता है। उसके बाद में देखें, ये जो बघेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड का पठार है या विंध्याचल, इसकी जो नदियां हैं, यहां से जो नदियां, इसका जो पानी है वो कौन कौन सी नदियां लेकर जाती है? तो आप बताएंगे नर्मदा, टोंस, सोन, कमीनासा, केन, सिंगरौली, ठीक है, और दूधी। ये याद रखिएगा, दूधी, सिंगरौली, केन, कमीनासा, सोन, टोंस, नर्मदा, ये जो सभी है, ये सभी नदियां इसका जल लेकर जाती है। कौन से पठार का? तो आप बताएंगे बघेलखंड, बुंदेलखंड या विंध्याचल पठार का। तो ये सभी पॉइंट आपने बहुत अच्छे तरीके से नोट करना है। आज हमने मध्यवर्ती उच्चभूमि पढ़ा। मध्यवर्ती उच्चभूमि में उत्तरी मध्यवर्ती, दक्षिणी मध्यवर्ती, मालवा पठार, बघेलखंड, बुंदेलखंड और विंध्याचल पठार के बारे में जाना है। दोस्तों, हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है वो आपको समझ में आई होगी, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करें। आप लगातार इतना प्यार और सहयोग हमारे साथ में बनाकर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।